Hello students, today we are going to start the next topic in coordination compound, that is the CFST, crystal field splitting थ्योरी. ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता है कि हमने इससे पहले कौन सी थ्योरी पढ़ी थी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी बेसिकली, उसको ओवरकम करने के लिए कौन आई थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आई थी. जैसे कि हमने कल जो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी उसमें एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि आपके पास ये कंपाउंड था सपोज. ठीक है, CuNH3 4, आगे क्या है, प्लस के 2 चार्ज है. ठीक है, तो हमने क्या करा था कि फर्स्टली हमने क्या चेक करी थी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करी थी, X+4, इसके ऊपर चार्ज 0 इक्वल टू 2. X की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2, मतलब कॉपर +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, कॉपर +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29. कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, ऑर्गन 18, 3D, 9, 4s, 2, 18, 2, 20 और 9, 29. कॉपर +2 में क्या रहेगी इसकी पास, ये तो स्टेबल हो गया, इसको मैं नहीं ले रही, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कितना आया, 3D 9, 4s 0, मतलब 4 पीस का फ्री पड़ा हुआ है. ठीक है, तो अब बात आ रही थी कि बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है NH3, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम कंसेप्ट लगाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है. D में कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए, S में 1 और P में कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल. 9 इलेक्ट्रॉन है D में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9. ठीक है बेटा, जिसको ये समझना है, मैंने पिछले लेक्चर में ये सेम कंपाउंड डाला हुआ है, वो वहाँ जाके पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे समझे. ठीक है, तो नेक्स्ट S में कितना है, 0 है. तो हम क्या करते थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग कराते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है कोई पेयरिंग कराने के लिए. लेकिन अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है. तो 4 के अकॉर्डिंग आपको पता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बननी चाहिए या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बननी चाहिए. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या बन रही है, अगर 4 बना रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, बननी क्या चाहिए हमारे पास, sp3. यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जब तक d ऑर्बिटल आपके पास खाली ना हो तब तक आप क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते. यहाँ पर खाली नहीं है तो आपको आगे जाना पड़ेगा. बट एक्सेप्शन आई थी कि जब स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू देखा गया तो वहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिली थी आपको, DsP2. ठीक है, उसमें हमने क्या कहा था कि हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया हो, इधर शिफ्ट हो गया हो और यहाँ से एक D फ्री हो गया हो, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, DsP2. ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में लॉजिक डिस्कस किया था कि क्यों हो सकता है. ठीक है, बट क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा किया क्यों है, कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास आउटर ऑर्बिटल फ्री पड़े हुए थे, हम इलेक्ट्रॉन वहाँ पर भी तो डाल सकते थे. तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आई. ठीक है, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा और सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट मेथड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज़्यादा कौन सा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है. ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में अच्छा बताती है, नेक्स्ट हमें मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में अच्छा बताती है, मतलब एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट बताती है हमें. जैसे हम इस थ्योरी से भी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते थे, क्या कैलकुलेट करते थे, क्या फॉर्मूला होता था, √NN+2. बट इससे बेस्ट मेथड क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने दिया कि इससे हम एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कलर का पता लगा सकते हैं कि क्या है. ठीक है, बट यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको एक चीज़ के बारे में नहीं बता सकती, डैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन. ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है. ठीक है, तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो उसको आज हमने डिस्कस करना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है. ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे. बेसिकली ये पिछला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया कि लिमिटेशंस थी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी. ठीक है, कर दूँ इसको रब. अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या होती है. बेसिकली इसको समझने के लिए कुछ इसके एजम्पशंस हैं. पहले फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में क्या कहा गया, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ते हो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है बेसिकली कि एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, लिगेंड होता है. लिगेंड के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये इसको क्या करता है, डोनेट करता है. तो इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट
बॉन्ड। तो ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इतनी बात तो डिस्कस करी थी, बट जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आई उसने अपनी एजम्पशन क्या दी, उसने क्या कहा कि जो मेटल है और लिगेंड है दे विल नॉट फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दे विल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ऐसा वो एज्यूम करके चला, ठीक है, सपोज करके चला। उसका रीज़न ऐसा क्यों था कहने का, क्योंकि जो लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या पड़े हुए हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब ये इसको डोनेट करेगा, जो डोनेट करता है इसके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो लेता है उसके पास कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर चार्जेस क्या हो गए, बेसिकली एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट इज कंसीडर्ड एज एन आयनिक। कौन कहता है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है। उसने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपोजिट कुछ जस्टिफिकेशन दी थी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या कहता है कि हम मान के चलते हैं मैटर और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग वो क्या कहता है, अब ये क्या हो गए, चार्जेस हो गए। तो वो क्या कह रहा है, जो मेटल और लिगेंड है इनके ऊपर जो चार्जेस है उनको हम कंसीडर करेंगे, दे आर कंसीडर्ड एज एन पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट थर्ड थिंग वो क्या कहता है कि ये बेसिकली हमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है ये सिर्फ हमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में बताता है। क्या बताता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में। डैट इज़ द मेन पॉइंट। जैसे कि आप कोई भी, जैसे कॉपर था 29 था, ठीक है, 3d9 4s2, अगर ये +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, कितना बचा, 3d9 4s0 4p एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे s और p की स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बताएगा ये कौन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। सिर्फ किसके बारे में बताएगा, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग थ्योरी के बारे में बताएगा। मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करेगा। डी ऑर्बिटल मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं डी में, 5। कितने होते हैं, 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। उनके नेम क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये नाम होते हैं। इनकी शेप्स कैसी होती है, देखिए पहले शेप्स। डी एक्स वाई, अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस मान ली, यहाँ पर वाई एक्सिस मान ली, ठीक है, तो बेसिकली इनकी जो शेप होती है डैट इज अ डबल डंबल, डबल डंबल, ठीक है, डबल डंबल शेप होती है, डंबल, डबल डंबल। तो डबल डंबल शेप कैसी होती है बेसिकली, या फिर हम बोलते थे क्लवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। इनके क्लवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसका डफनट स्ट्रक्चर बनता है। बट एक्चुअली हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, डबल डंबल। एक डंबल ये है जैसे, दूसरा डंबल क्या होगा, ये होगा। डंबल शेप ऐसे ही बनती है ना, एक डंबल ये हो गया, दूसरा डंबल ये हो गया। तो कैसे हम शेप बनाएंगे, देखो बेसिकली ये आप पढ़ के आ चुके हो, डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो जब आप डी एक्स वाई की क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, तो आपके पास डबल डंबल स्ट्रक्चर बनता है। तो वो कैसे आप इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करोगे, बेसिकली डी एक्स वाई डबल डंबल बनानी है। तो डबल डंबल कैसे बनेगी, इसमें एक डंबल क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा डंबल क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर। नेक्स्ट डी वाई जेड, सपोज मैं ये वाई एक्सिस मान लूँ, ये जेड एक्सिस मान लूँ, तो ये हो गया एक डंबल और दूसरा डंबल क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डी जेड एक्स, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो एक डंबल कौन सा हो गया, ये हो गया, और एक डंबल कौन सा हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, शेप यही बनेगी आपके पास, बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर ये जो लॉब्स बन रही हैं ये अलोंग द एक्सिस बन रही है या इन बिटवीन द एक्सिस बन रही हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, बिटवीन ये एक्सिस है इनके बीच में आ रही है ये, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो लॉब्स बनती है वो क्या बनती है आपके पास, अलोंग द एक्सिस, दैट इज अलोंग द एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट डी जेड स्क्वायर में कैसी शेप बनती है बेसिकली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब डबल डंबल है, डबल डंबल का मतलब क्या है, ये तो सिंगल डंबल है, डबल डंबल क्या है, यहाँ पर बीच में क्या है, ये रोटेशन होती रहती है कि ये दूसरा डंबल है, ये क्या कर रहा है, फिक्स नहीं है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो डैट इज द डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमने क्लास 11th में भी पढ़ के आए थे। डी में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, ये होते हैं, और उनकी कुछ शेप्स क्या होती है, इस तरीके से होती है। क्लियर है इतनी बात।
तो अब बात आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की, ठीक है। हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि डी में क्या होते हैं, बेसिकली स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है वो हमें एग्जैक्ट क्या बताती है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताती है, और एक चीज़ नहीं बता पाती, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर इतनी बात? क्लियर है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में ये कुछ इसकी क्या थी, एजम्पशंस थी। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए अब क्या होता है, हम मान के चल रहे हैं ये मेटल है और ये क्या है, लिगेंड है, इनके बीच में क्या है, तो है आपके पास आयनिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल है, डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 5, 1 2 3 4 और 1 5। इस डी ऑर्बिटल को बोला जाता है दैट इज द डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। इसका नाम मैंने अगर दे दिया dxy, इसका नाम दे दिया dyz, इसका dzx dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या कहता है, ये जो तीन है dxy dyz dzx, इनकी जो शेप थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। क्यों? क्योंकि बिटवीन द एक्सिस में लॉब्स लाई कर रही थी, तो इनका नाम जो होता है यहाँ तक ये होता है आपके पास T2z, T2z, और जो लास्ट के दो बचते हैं इनका नाम होता है दैट इज EG, T2z एंड लास्ट के दो क्या नाम क्या होता है, EG, ठीक है। अब वो क्या कहता है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इन ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, इन ऑर्बिटल्स की क्या है, सेम एनर्जी है। कब है, जब तक लिगेंड इसको अप्रोच नहीं करता। समझ आ रही है बात? जब तक लिगेंड इसको अप्रोच नहीं करता, जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई थी, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, दो टाइप की थी, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा, सपोज मेरे पास ये मेटल है, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया और ये लिगेंड हो गया। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। अगर टेट्राहेड्रल का बनाऊंगी, अगर इन केस एक लिगेंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज द टेट्राहेड्रल एंड दैट इज द ऑक्टाहेड्रल। अब मैं क्या कह रही हूँ, जैसे इन ऑर्बिटल को लिगेंड अप्रोच करता है, जैसे ही इन ऑर्बिटल को क्या करता है, लिगेंड अप्रोच करता है, तो क्या हो जाती है, इस डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। इस डी ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। वो कैसे, देखिए, जैसे कि सपोज ये ऑक्टाहेड्रल है, मैं पहले कॉम्प्लेक्स लेकर चल रही हूँ, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये एक लिगेंड है, ये वाला लिगेंड है, ये वाला लिगेंड है, ये वाला लिगेंड है, ये वाला लिगेंड है और ये वाला लिगेंड है। इसमें ध्यान से देखोगे ना, दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अगर ये मेटल है, 1 2 3 4, ये लोब्स बन रही है, 4 लोब्स बन रही है, ये किसके, अलोंग द एक्सिस आ रही है। आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, दिस वन। तो अगर यहाँ पे ये मेटल है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये बन रहा है 1 2 3 और 1 4 बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो एक क्या बन रहा है आपके पास, dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, और एक आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था कुछ ये वाला, दैट इज dz स्क्वायर। तो ये क्या है, ऊपर और ये नीचे, ये क्या कंसीडर करके चलते हैं हम, दैट इज dz स्क्वायर। तो मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल में दो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी वो हमने देखनी है। अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, देखो, बेसिकली जैसे ये थोड़ी सी एनर्जी लेंगे, जैसे ये थोड़ी सी एनर्जी लेंगे, मतलब इनको लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे एनर्जी बढ़ेगी, सपोज ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा एनर्जी लेके थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही लिगेंड इनको अप्रोच करेगा तो ये स्प्लिट हो जाते हैं बेसिकली 2 लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास 1 2 3 और यहाँ पर आ जाते हैं 2, ये आ जाता है dxy dyz dzx, ये आ जाता है dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाता है dz स्क्वायर। अब ये होता है हायर लेवल और ये होता है
लोअर लेवल। तो ये ऊपर हायर लेवल क्यों आया? क्योंकि आप ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बना रहे हो। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर जब बना रहे हो तो यहाँ पर क्या है, ये लिगेंड्स है। इन लिगेंड्स के पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से ये दो ऑर्बिटल कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे। समझ आ रही है बात? ये दो ऑर्बिटल थे dx² - y² dz² होने को भाई ये भी तो ऊपर जा सकते थे, ये क्यों नहीं गए? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ यही दो ऑर्बिटल आ रहे हैं, इनके बीच में आपस में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन की वजह से क्या होते हैं, आपको पता है कि जो क्या ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। या तो जब इनमें रिपल्शन होगी तो ये क्या है, ये क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ये ग्राउंड लेवल पे ना आके कहां पर चले जाएंगे, एक्साइटेड लेवल पे चले जाएंगे। इसलिए ऑक्टाहेड्रल में dx² - y² एंड dz² ऊपर देखा जाता है और dxy dyz और dzx नीचे देखा जाता है। आ रही है बात समझ? तो ये क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी किसकी, बेसिकली दैट इज d ऑर्बिटल की इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आती है। जैसे कि मैंने आपको लिगेंड बताए थे, यहाँ पर जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी कर सकते हैं और वीक फील्ड लिगेंड भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है, इन केस अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो गैप होगा इन दोनों का, ये क्या होगा, लार्ज होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग कराएगा, तो ये वाला जो गैप होएगा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन केस अगर वीक फील्ड अप्रोच करता है, वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो ये गैप क्या होगा, दैट इज अ स्मॉल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे मैंने आपको बताया था, CN हो गया, NH3 हो गया, EN होल्ट वाइज हो गया, C हो गया, दैट आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड जैसे H2 हो गया, कोई हेलोजन हो गया आपके पास, ठीक है। और कौन से थे हेलोजन के अलावा, आइसोथायासाइनेट हो गया, ठीक है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब कैसे देखो, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, सपोज मैं मान के चल रही हूँ ये क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास कोई वीक फील्ड लिगेंड है और मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग करानी है, तो मैं कैसे कराऊंगी, ये है जैसे आपके पास, ठीक है, इसको मैंने ये डाल दिया और वीक में करा रही हूँ ना, ये डाल दिया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, यहाँ पे मैंने डाल दिए 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे डाल दी मैंने 2 ऑर्बिटल। ये क्या हो गया, dxy dyz dzx। ये क्या हो गया, dx² - y² एंड dz²। यहाँ पर गैप क्या था, ज़्यादा था, यहाँ पर गैप क्या है, कम है। तो ये इन केस किस में हुआ, वीक फील्ड में, और ये किस में होगा, डैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड में। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? हमें ये भी बात पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग कराते हैं, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं कराते, इतनी बात पता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिकली इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो कभी भी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी भी इस केस में हंट्स रूल को फॉलो नहीं करते। हंट्स रूल क्या था कि जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जा सकता। लेकिन वीक फील्ड में क्या होगा, हंट्स रूल क्या होगा, फॉलो होगा। आ रही बात समझ? ये अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे होगा। हंट्स रूल क्या होगा, फॉलो होगा। क्लियर है इतनी बात, CFT के अकॉर्डिंग? क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखनी है इसके अंदर, अब जो आपके पास ये गैप है, ठीक है, आपके पास ये जो गैप होता है यहाँ पर, इन दोनों का जो एवरेज होता है वो किसके, इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये एवरेज एनर्जी है। थोड़ी सी एनर्जी दी आपको, थोड़ा सा क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि ये वाला जो आपके पास सेंटर है ये क्या मान के चलते हैं हम, 0, और इसका नाम क्या होता है, डैट इज द बेरी सेंटर, दैट इज अ बेरी सेंटर। तो वो क्या कहता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, कि ये दोनों ये क्या मान के चल रहे थे हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल की इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर ये स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने के बाद जब हम इन दोनों की एनर्जी को ऐड करेंगे तो वो भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए ना, तभी तो क्या कहलाएंगे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो वो क्या कहता है कि अगर मैं ऊपर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी देखूं, ये वाला जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का, ये वाला जो डिफरेंस होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा ओ से। डेल्टा ओ का मतलब क्या है, दैट इज अ, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये डेल्टा क्या कहता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल, दैट इज नोन एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसकी जो एनर्जी लगती है नीचे वाले की जो एनर्जी लगती है वो कितनी लगती है, दैट इज द, अब 0 से नीचे किस में वैल्यू जाएगी, माइनस में, और 0 से ऊपर किस में जाएगी, प्लस में। तो वो कितनी लगती है, दैट इज 0.4, और वो भी किसकी, माइनस की। और ऊपर कितनी लगती है, दैट इज 0.6। 0 से ऊपर प्लस में, 0 से नीचे माइनस में। तो ये एनर्जी इक्वल कैसे हुई, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, और वो भी किसके, प्लस के। यहाँ पर 0.4 कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 0.4 माइनस के मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, माइनस के 1.2, प्लस माइनस 0 तो किसके आ गया, 0 के इक्वल। समझ आ रही है बात, क्या हुआ, बात क्लियर है। इनका बेसिकली एनर्जी लेवल को, ये जो एनर्जीज रखी हैं क्यों रखी हैं, ताकि ये इसके एवरेज के इक्वल आए। ये 0 के इक्वल कैसे आएगा, ये 0.4 है, 0 से नीचे उसने कहा कि इसका जो एनर्जी लेवल है वो कितना है, 0.4 है, माइनस के क्यों है, 0 से नीचे माइनस में वैल्यू जाती है, 0 से ऊपर प्लस में वैल्यू जाती है। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल, इसको किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से। ये कितने हैं, 2 ऑर्बिटल, इसको किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से। माइनस के 1.2 प्लस के 1.2 किसके आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है वो इन दोनों की क्या आ रही है, बेसिकली इक्वल आ रही है, इसीलिए इसको इस तरीके से क्या किया गया, स्प्लिट किया गया इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है। तो अब बात ये आ रही है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। क्लियर है इतनी बात, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, अब ये था ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग, एक होती है टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले आज हमने किस में डिस्कस करी है, ऑक्टाहेड्रल में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्प्लिटिंग को करके दिखाया हुआ है। कराऊँ आगे, नोट तो नहीं करना है, ये डायग्राम अगर नोट करना है तो कर लो फटाफट। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन है, बेसिकली हम कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द CFSE। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, क्या करना है आपने, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। x + 6, इसका कितना चार्ज हो गया, -1 इक्वल टू -4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब Fe किस में एग्जिस्ट करता है, +2 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का 26, कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी, ऑर्गन 3D 6 4s 2, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने हैं 2, मतलब Fe +2 में कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, ऑर्गन 3D 6 4s 0, आगे 4p क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बार बार बोल रही हूँ क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके बारे में बताता है, ओनली d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में बताता है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली ही नहीं है। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको चेक करना है ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये लिगेंड वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। आप देखो कैसे, यहाँ पर d ऑर्बिटल बनाओ, बेसिकली ये 5 हो गए। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लेके ये क्या है, सपोज यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल इस तरीके से बना दिए। ठीक है, या आप इसी तरीके से बना दो अगर आपको कन्फ्यूज़न है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब एनर्जी ली इसने, अब क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद जब ये स्प्लिट होगा तो ये जो गैप होगा इसमें क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा होगा। ये जो गैप होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में क्या आते हैं, बेसिकली 3 तो नीचे आते हैं और 2 ऊपर आते हैं, 1 2 3। इसका नाम होता है dxy, इसका होता है dyz, इसका होता है dzx, इसका होता है dx² - के y², इसका होता है dz²। क्लियर इतनी बात। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। इन्होंने थोड़ी सी एनर्जी ली तो यहाँ पर भी यही आएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी लेके एवरेज एनर्जी आ जाती है कि कुछ इन्होंने थोड़ा सा एनर्जी लिया, थोड़ा क्या आ गया, ये ऊपर शिफ्ट हो गए। ऊपर शिफ्ट होने के बाद इनमें क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, आप कैसे ये इसमें आपने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है, मैंने आपको पहले क्या बताया है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो हंस रूल फॉलो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो हंस रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा।
तो हंस रूल को फॉलो नहीं करेगा मतलब क्या है, ये आपने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 3, हंस रूल के अकॉर्डिंग चौथा पांचवा तो यहाँ जाना चाहिए। अब ये हंस रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहीं पे, पांचवा भी यहीं पे और छठा भी यहीं पे। और ये बात समझ, अगर हंस रूल फॉलो करता 1 2 3 4 5 और 1 6 ऐसे जाने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, बट ये हंस रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो हंस रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 मतलब पेयरिंग हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमने क्या कहा था, पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। और ये बात समझ, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसके जो ये यहाँ पर क्या था, बेसिकली एवरेज 0 था, इसका और इसका एनर्जी लेवल कितना था, बेसिकली 0.4 माइनस के, और इसका कितना था, डेट इज 0.6। इन दोनों का जो गैप बोल रहे थे हम, डेट इज डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मतलब डेट इज CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर मुझे CFSC निकालनी है तो कितनी निकलेगी, CFSC निकालने के लिए मैं क्या कह रही थी, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ से देखो कितनी निकलेगी बेसिकली, बताओ ज़रा, चलो देखो कैसे निकलेगी। ये कितना है, -0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6, प्लस यहाँ पर कितने हैं 0.6, कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आ गया ये, माइनस के, तो CFSC कितनी आ गई, -2.4। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। अब बता दो ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, दैट इज डायामैग्नेटिक कलर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कलरलेस। नेक्स्ट थिंग मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे, N+2, N इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। आ रही बात समझ। तो डैट इज द एग्जैक्ट मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। यू कैन से कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, और कलर प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, या फिर स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। तो दैट इज द एग्जैक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग एनी नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। कई बार ये भी पूछा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर इतनी बात। और वैसे भी ध्यान रखना इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होते हैं वो मोस्टली लो स्पिन में आते हैं, ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब नेक्स्ट क्राउन, अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पर क्या होगा, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + के 6 × -के 1 = -के 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, +के 2, मतलब कितनी आ गई यहाँ पर, +के 2, ठीक है। अब देखो Fe कितना आएगा, 3d6 4s 2 आर्गन आगे है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्टेबल है क्योंकि Fe +2 में एग्जिस्ट करता है, ये निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा 3d6। बट हेयर इज द लिगेंड इज वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, तो इट मीन्स दैट गैप शुड बी लेस, दैट गैप शुड बी लेस। तो अगर आप स्प्लिटिंग कर रहे हो, सपोज मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये एवरेज लेकर ही चल रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एवरेज मान के चल रही हूँ। तो यहाँ से जब स्प्लिटिंग करोगे तो ये जो गैप है आपके पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, गैप कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर कितने आएंगे आपके पास, 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पर कितने आएंगे, 2, नाम दे दो इसको, dxy, dyz, dzx, ये क्या हो जाएगा, dx² - के y², दैट इज dz²। 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो हंस रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6, क्योंकि हंस रूल क्या कहता था, जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक हम दूसरा इलेक्ट्रॉन फेल नहीं करते उस ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बीच का ये 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, -के 0.4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 0.6 हो गया। तो और इन दोनों का डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओ से। तो डेल्टा ओ कितना निकलेगा इस केस के अंदर, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4, -के 0.4 × 4 प्लस कितना हुआ ये 0.6 × 2, कितना हो गया ये 1.6 + 1.2, कितना निकल आया 0.4, वो भी किसके,
माइनस के। क्लियर है CFSE, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्या बताना है अब आपको, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कलर प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, √n+2 से। तो अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 + 2 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24 बोहर मैग्नेटॉन डालते हैं इसकी यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, हाई स्पिन है क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैसे भी वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज हाई स्पिन, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लियर है, कर लोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको क्या बोलते थे हम, दैट इज इजी लेवल, और इसको T2Z, ये भी रिप्रेजेंट कर देना, ये T2Z और ये इजी। ठीक है, हाँ जी बेटा, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कल हम डिस्कस करेंगे इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।